ओके, सो डे 4 अभी कंटिन्यू रहेगा। पूरा लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। सिंह और पंडितों में प्रधान के गुंडे होते हैं, घेर लेते हैं सबको, और बीच में जो रेमू होता है वो प्रधान को लेकर और उसके परिवार को लेकर निकल जाता है। बुढ़े बाबा होते हैं, उनका नाम बलवंत सिंह। बलवंत सिंह भी राघव को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और झगड़ा इस बात पर सिर्फ हुआ रहता है कि राघव के पीठ पर एक स्नेक का सिंबल होता है। ये मतलब हुआ कि राघव भी इस गांव से जुड़ा हुआ है, उसके रूट्स यहीं से हैं। और क्योंकि ये झूठ बोला था पूरे गांव वालों से, या फिर इसको पता ही नहीं था, प्रधान के घर पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल माहौल होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मारकाट वहाँ पर हुई रहती है। प्रधान की डॉटर होती है चारुलता, उसका नाम होता है, वो रेमू के साथ खड़ी रहती है वहाँ पर। तब प्रधान का हस्बैंड कहता है कि तू बोल, क्या बुलाएं उसको? अगर तू बोलेगी तो हम उसको बुलाएंगे और ये झगड़ा अभी के अभी ख़त्म हो जाएगा। प्रधान कहती है कि नहीं, हम उसको नहीं बुला सकते, उसको बुलाएंगे तो ये लड़ाई इंसानों के बीच नहीं रहेगी, उसके परे चली जाएगी और हम उसमें रिस्क नहीं ले सकते। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा है कि हम खुद भी मर सकते हैं। प्रधान का हस्बैंड बोलता है कि फिर हम क्या करें? प्रधान का हस्बैंड काफ़ी चिल्लाकर और उसमें बोलता है कि हम फिर करें क्या? तो प्रधान उठती है और उसको शांत करने के लिए उसके पास जाती है और उसको गले लगाती है। उसको कहती है कि इसको अंत करने का एक और तरीका है। फिर प्रधान कहती है अपने हस्बैंड से कि मुझे माफ़ करना, और फिर खंजर इसके पेट में घोंप देती है। इतना देखने के बाद जो चारुलता होती है वो दौड़ती है अपने बाप के पास, अपनी माँ को हटाती है, यानी प्रधान को हटाती है और अपने बाप को वहाँ पर लेटाती है, और रेमू भी उसको पकड़ता है। और फिर सीन कट होता है कि राघव के यहाँ क्या चला था। राघव वो बलवंत सिंह के साथ निकल गया रहता है, वहाँ उसको ले जाया जाता है सिंह के जो इलाका होता है वहाँ पर। कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, उनको अभी भरोसा नहीं हुआ रहता है राघव पर। अभी तक ये एक अजनबी था, अचानक ये हमारे ही ग्रुप का है। बलवंत सिंह वहाँ पर अपना टेक लेते हैं और वो खड़े होते हैं, अपोज में था, उसको अपना तलवार दिखाते हैं और कहते हैं कि कोई बीच में नहीं आएगा, मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसका परीक्षा कौन करेगा? तो इसको फिर देवी माँ के पास लेकर जाया जाता है और वहाँ पर इसका परीक्षण होगा। उसके बीच में भी कुछ लोग उठते हैं, विरोध करते हैं कि नहीं, हम नहीं ले जाने देंगे, इसको यहीं से निकालेंगे। वो बलवंत सिंह फिर अपना तलवार लेकर आते हैं और बीच में ही कहते हैं कि यहाँ से आगे मत बढ़ना, अपने ही लोगों के खिलाफ। फिर उनके साथ साथ जो उनके पीछे के लोग होते हैं वो लोग भी उठते हैं और बलवंत सिंह के सपोर्ट में आते हैं, क्योंकि बलवंत सिंह अनाउंस करते हैं अगर कुछ ये हरकत करता है, धोखेबाजी करता है, तो इसके साथ साथ मैं अपना भी गला काट दूंगा। पीछे के लोग और मोटिवेट होते हैं और हाथ काट काट के, और जो राघव के पीछे जो स्नेक होता है उस पर एक थप्पा लगाते हैं। ये एक रिचुअल होता है किसी को भी अपने जाति में एक्सेप्ट करने के लिए वहाँ पर। अब राघव को ले जाया जाता है सुरंग में, मतलब दूर पर एक सुरंग रहता है और वहाँ पर उसको ले जाया जाता है। जो क्षत्रियों की आर्मी होती है उनमें से भी कुछ लोग आते हैं बलवंत सिंह के साथ और राघव के साथ, ताकि देखें कि हाँ, ये जो देवी माँ का जो परीक्षण है सफल रहा या फिर असफल रहा। ये राघव अभी भी सोच रहा था कि ये देवी माँ कौन है, कहाँ से आई हैं। ये बलवंत सिंह से पूछता है कि ये कौन है। बलवंत सिंह कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, नीचे चलो। है कि अच्छा सुनिए, मेरा जो दोनों दोस्त हैं कार्तिक और शिव, वो बच सकते हैं, वो अभी तो प्रधान के गेस्ट हाउस में है। बहुत देर सोचने के बाद बलवंत सिंह कहते हैं कि प्रधान वैसे भी शांत बैठी नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ कर ही रही होगी और बाहर लड़ाई भी हो रहा है, तो अभी पॉसिबल नहीं है, हम बाद में अपने आदमी को वहाँ पर भेजेंगे। नेक्स्ट सीन अब प्रधान के घर पर दिखाया जाता है कि प्रधान का जो हस्बैंड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा मरहम पट्टी करके, और उसकी जो बेटी होती है चारुलता, रेमू के साथ मिलके उसको एक काइंड ऑफ लेटा दिए होते हैं और उसको जो भी फर्स्ट एड वगैरह होता है वो देते हैं। उसको मारी रहती है प्रधान, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तो फ्रस्ट्रेटेड रहती है अपने पास्ट को लेकर। ये सब सीन होने के बाद अब फिर से वापस आते हैं गुफा में। गुफा की सारी लाइटें ऑन होती हैं वहाँ पर, और राघव देख के एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि जो दिखता है वो क्रिएचर्स रहते हैं। किसी का मुंडी पे मांस ही नहीं है, किसी का हाथ का टुकड़ा ही सिर्फ लटका हुआ है। काफ़ी डर जाता है वहाँ से और गिर जाता है नीचे। तो बलवंत सिंह कहता है कि डरो मत, ये हमारे ही आदमी है। चल क्या रहा है आखिर यहाँ पर, हमें कुछ तो बताओ। मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उनको हम जिंदा कर रहे हैं देवी माँ के मदद से, और हम एक डेड आर्मी बना रहे हैं जो आने वाला युद्ध है उसके लिए।
बलवंत सिंह कहते हैं कि उसको देख रहे हो? तो राघव कहता है कि किसको? तो मुंडी घुमाता है। टू क्रिएचर्स दे वर डूइंग सेक्स विद ईच अदर। वो काफ़ी भयानक लग रहा था कि ऑब्वियसली देयर अपीयरेंस। वो कहता है कि जब इतना ही शक्ति है तुम्हारे देवी माँ में तो लड़ाई करते क्यों नहीं हो? उन लोगों को बाहर जाकर मार क्यों नहीं देते? बलवंत सिंह कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, हमारे खुद के भाई ने ही धोखा दिया था। कुछ साल पहले वो प्रधान की लड़की यानी चारुलता के साथ प्यार में पड़ गया था। जाकर सारा बात जो हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे, डेड आर्मी बना रहे थे, वो सारा जाकर बता देता है और कैसे बनता है उसका प्रक्रिया भी उसने चारुलता को बता दिया था। और वो अपनी माँ को यानी प्रधान जी को जाकर बता देती है ये सब। और फिर वो लोग भी यही सब कर रहे हैं, उन लोग भी एक डेड आर्मी क्रिएट कर रहे हैं। हमें पता चला था युद्ध कभी भी हो सकता है, जब इनके बीच में युद्ध होगा तो फिर हम उसको कल्पना भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा वो अफेक्ट करेगा हमें। राघव कहता है कि क्या कोई भी पास्ट से ज़िंदा हो सकता है? बलवंत सिंह कहते हैं कि नहीं, जिनको धोखे से मारा गया रहता है, जिनका रिवेंज कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, वही लोग अभी ज़िंदा हो सकते हैं। और मुझे आज भी याद है कि मैंने अपने भाई का खुद गला काट के फेंक दिया था जब हमें पता चला था कि उसने हमें धोखा दिया है। और उसका जो खून है वो हमने देवी माँ को चढ़ाया था। देवी माँ को ब्लड चढ़ता है और हमने जब देवी माँ को अपने भाई का ही खून चढ़ाया, कुछ देर बाद क्या हुआ, ब्रह्मपुर पर बारिश होती है और लाल कलर की होती है। ऐसा लग रहा था कि देवी माँ ने पूरा खून का ही बारिश यहाँ पर किया है। धोखेबाजों को एक्सेप्ट नहीं करते उनके। राघव पूछता है इनसे कि देवी माँ कहाँ से आई हैं, इनका क्या ओरिजिन है? कहते हैं कि हमारी जो किताब है हमने उसमें पढ़ा है, दिखाएंगे कि वो किताब कैसी है। क्या हमने उसमें पढ़ा था 1600 ईस्वी में इस गांव पर वीर बहादुर सिंह राज कर रहे थे, ये उनकी पत्नी है। और हमें कुछ साल पहले इनके बारे में पता चला। हमारे शायद पूर्वज भी इनको पूछते थे पर हमें पता नहीं था। हमने इस जगह के बारे में कुछ साल पहले ही पता लगाया है। तो राघव कहता है किताब कहाँ है? वो रखी हुई है, वो हम ऐसे किसी को भी पढ़ने को नहीं दे देते हैं। पहले देवी माँ के परीक्षण से पार होना पड़ेगा, इसका मतलब एक्सेस मिल पाएगा। फिर राघव आगे बढ़ता है गेट के पास, ऑटोमेटिक गेट क्लोज होता है। राघव जैसे ही पीछे मुड़ता है सारी लाइटें जलती हैं वहाँ की। राघव शॉक हो जाता है, ये पूरा दलदल है, वोल्केनो इरप्ट हो रहा है वहाँ। जो डेड आर्मी है वो एक पेड़ को घेरी हुई है। काफी दूर डिस्टेंस पर औरत की मूर्ति है। जो हेड होता है पर वो रियल होता है, बाकी सब कुछ पत्थर का रहता है। राघव वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। अचानक कुछ लोग आते हैं, डेड आर्मी के ही लोग होते हैं, उसका कपड़ा निकाल लेते हैं। जो प्रक्रिया होने वाली है, देवी माँ का स्तन से जो दूध निकलेगा वो राघव को पीना पड़ेगा। वो अगर उसने झेल लिया वो ये परीक्षण को पास कर लेगा, और अगर नहीं कर पाया तो फिर वो मर जाएगा। सेम ऐसा ही होता है, देवी माँ उसे अपना दूध पिलाती है। राघव नीचे गिर जाता है, तड़फड़ाने लगता है। काफ़ी देर तड़पड़ाने के बाद उसके मुंह से पूरा झाग वगैरह निकलने लगता है। सेकंड्स के लिए गिर जाता है। अब देवी माँ का जो रूप होता है वो अब नॉर्मल फॉर्म में आता है। वो उसको सामने उठाती हैं, जो होता है आँख खुलता है। और अब जो राघव के बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ। जो आंखें होती हैं वो लाल हो गई रहती हैं। पीठ पर स्नेक का टैटू होता है, वो अब थोड़ा और ज़्यादा ग्लो अप करने लगता है। तू कौन है और यहाँ पर किस लिए आया है, तुझे पता भी है? तो राघव कुछ बोल नहीं पाता है, उनको कुछ पता नहीं पाता है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है। और देवी माँ उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछती हैं, अपने पूरे जीवन का कोई एक मोमेंट याद करो। राघव काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और उसको कुछ नहीं याद आता है सिवाय एक बच्चे की रोने की, कोई मार रहा है एंड बस इतना ही एक धुंधला सा याद आता है। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है ये सब प्रक्रिया से। माँ जो होती हैं उसको कहती हैं कि तुम्हें कोई धोखा दे रहा है, अपना ही। नेक्स्ट सीन में दरवाज़ा इस गेट का खुलता है। ये लगभग 1 घंटे तक प्रक्रिया चलती रहती है। राघव जब बाहर निकलता है, बलवंत सिंह होते हैं, वो उसको कपड़ा देते हैं और कपड़ा ये नया पहनता है। ये पूछता है पहला सवाल, क्या मैं सफल रहा या फिर असफल रहा इस परीक्षण में? असफल रहते तो यहाँ पर जिंदा नहीं आते। तो बलवंत सिंह से कहता है कि हम कुछ खा लेते हैं। और बलवंत सिंह भी कहते हैं कि हाँ, हमने भी 3 दिन से खाया नहीं है। राघव कहता है कि 3 दिन से, अभी 1 घंटे तो हुए हैं। बलवंत सिंह कहते हैं कि ये तो मैं बता नहीं, तुमको भूल गया कि अंदर का 1 घंटा यहाँ पे 3 दिन के बराबर होता है। सीन टेंट में होता है, क्षत्रियों का जो ग्रुप होता है, वो लोग जब सो जाते हैं तो राघव निकलता है, वहाँ भागता है पंडितों के इलाके में, ये जानने के लिए क्योंकि अभी भी दोस्त मिले नहीं होते हैं। और बलवंत सिंह इसको बोला रहता है कि तुम्हारे दोस्त मिल नहीं रहे हैं, वहाँ पर है नहीं।
को ढूंढने के लिए वो वहाँ से निकलता है और बीच में ही ब्रह्मस्थल पड़ता है। तो राघव के दिमाग में ये सारी बातें आती रहती हैं कि मुझे देवी माँ ने क्या बोला था, बलवंत सिंह ने क्या बोला था, सब कुछ इसको समझ में आ रहा होता है। देवी माँ इसको बोली रहती हैं कि जो छोटा ब्रह्म है वो तुमको गुमराह करने की कोशिश करेगा रास्ते में। और जब राघव आगे बढ़ ही रहता होता है तभी पीछे से आवाज़ आती कि मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। राघव रुक जाता है तो डर के मारे पीछे मुड़ता है और देखता है कोई नहीं रहता है। अचानक पीछे से 2 हाथ आता है और उसका मुंडी पकड़ के वहीं पर रोक लेता है। नेक्स्ट सीन जो होता है उसमें राघव को दिखता है, राघव एक अलग दुनिया में ही पहुंच गया रहता है। ये पहुंचता है एक गांव में जिसका नाम होता है शिवपुर। 1960s की ये कहानी रहती है। ये इसमें देखता है कि गांव में एक गाड़ी आती है, गाड़ी से एक औरत उतरती है और काफ़ी लोग भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुआ रहता है। क्यों हुआ रहता है? गांव की यही स्टोरी रहती है कि जो पंडित थे उनके कुल में कोई भी बच्चा जन्म नहीं ले रहा था, जन्म ले भी रहा था तो उसको मार दिया जा रहा था। जो औरत है वहाँ से गाड़ी से निकलती है और ये औरत को देखकर शौक हो जाता है क्योंकि ये कोई और औरत नहीं, प्रधान ही होती है। ये प्रधान का बैक स्टोरी अब चलता है। घर में जाती है, जो भी लड़के को देखने के लिए जो लोग आए रहते हैं वो देखते हैं। और भी औरतें आई होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा अजीब दिख रही थी, वो हाथ में लेती हैं और हाथ में लेने के बाद फिर वापस उनको देती हैं। ये सब राघव देख रहा है जैसे कि वो उस दुनिया में एंटर कर चुका है फिजिकली। फिर शाम होते होते वो बच्चा मर जाता है। जो औरतें वहाँ उसको ली होती हैं वो ब्लैक मैजिक करते हैं और बच्चा मर जाता है। प्रधान फिर गाड़ी में फिर बैठती है और रातों रात ही उसको लेकर अपने ससुराल होता है वहाँ पर आ जाती है, ब्रह्मपुर आ जाती है। और फिर वहाँ पर उस बच्चे का जो भी रिचुअल होता है मरने के बाद वो सब किया जाता है, क्योंकि ये एक नवजात शिशु होता है। इसको दफनाया जाता है, मस्टर्ड ऑयल से पहले उसको मालिश किया जाता है, पूरे शरीर में लगाया जाता है, नीम का पत्ता उस पर डाल के दफनाया जाता है। तो राघव ये सारा चीज़ देखता है, सोचता है कि प्रधान इतनी शौक है, ये अभी सोच क्या रही है, लेकिन इसको जाना होता है। तो ये इसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके दिमाग में उसके सोच में एंटर करने की कोशिश करता है कि ये क्या अभी सोच रही है। तो राघव अगले ही सीन में एक जगह पर गिरा हुआ मिलता है। फिर दूर से माइक में आवाज़ आ रही होती है, मंत्र वगैरह बोले जा रहे होते हैं, लग रहा था कि कोई फंक्शन हो रहा है। और काफ़ी दूर पे जब देखता है कि जहाँ ये अभी था वहीं पर दोबारा आ जाता है, फिर से प्रधान के घर में ब्रह्मपुर में ही आता है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा, जनेऊ का प्रोसेस होता है वो हो रहा होता है वहाँ। जैसे ही साइड में देखता है तो प्रधान जो होती है खून वगैरह से लथपथ होती है, वहीं पर रो रही होती है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्टरी एक सीन है कि ये चीज़ रियल नहीं है, ये सब इमेजिनरी है, क्योंकि जनेऊ हो रहा है और तुम साइड में रो रहे हो तो कोई और भी तो लोग देखेगा ना। तो ये चीज़ इमेजिनेशन है, ये सारा चीज़। फिर राघव ये देखकर शौक होता है और बाहर आता है उसके इमेजिनेशन से और राघव उसका हाथ छोड़ता है, बच्चे को दफनाया जाता है। रिचुअल होता है कि फिर बाद में उसका सोल परेशान ना करे इस गाँव को, उसके सोल को ब्रह्मस्थल में ही बांध दिया जाता है। और एक स्टोन जो ब्रह्म बाबा वहाँ पर होते हैं उनके बगल में बनाया जाता है, छोटा ब्रह्म का। ये कहानी होता है, कहानी छोटा ब्रह्म सुना रहा होता है राघव को प्रेजेंट में 2018 में। राघव के पीछे से हाथ हट जाता है और मुझे पता है कि तुम अब देवी माँ के पास तुमको ले जाया जाएगा और वो तुम्हारी शक्ति का एहसास दिलाएंगी, पर तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे हमारा। कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, ये मुझे खुद नहीं पता है। छोटा ब्रह्म कहते हैं कि तुम लोग खुद एक दूसरे को नहीं हो, तेरा बाप ही तेरे को धोखा दिया है और तू यहाँ पर आया है। कहानी 1982 में जाती है। प्रेम इस गांव से भागा रहता है। प्रेम भागता है दिल्ली, रोते रोते, हाथ में बच्चा होता है। बस स्टैंड पर जब लेकर जाता है और एक बस पकड़ता है, दिल्ली पहुँच जाता है और फिर दिल्ली पहुँच के वहाँ पर रूम रेंट पर लेता है और दूध वगैरह का इंतजाम करता है कि बच्चे को पिलाया जाए। जब दूध गर्म हो रहा है तो बच्चे को नहला वहलाकर जब पोंछता है उसे, तो उसको दिखाई देता है कि ईंट के ऊपर एक स्नेक का सिंबल रहता है। ये देख के ये इतना घबराता है, जो पसीने निकल लगते हैं। बस में बैठे हुए 2 लोगों के बारे में याद आता है। वो 2 लोग कौन थे? तो राघव याद करता है, जब वो बस में बैठता है तो 2 लोग इसके पास आते हैं और बैठते हैं और इसको एक इतना शॉकिंग बात बोलते हैं। प्रेम उसके बाद से ये बात को भूल ही नहीं पाता है। प्रेम को ये दोनों लोग बोलते हैं, तुम ब्रह्मपुर से आ रहे हो ना? तो प्रेम कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा बच्चा तुम्हें मार देगा, तुम उसको कहीं लेकर मत जाओ। तो प्रेम कहता है कि
तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, क्या नाम है तुम लोग का, यहाँ से हटो, तुम हमें याद कर लेना, हम वहाँ पर आ जाएंगे, हमारा नाम कार्तिक और शिव है। ये सुनने के बाद उन लोग वहाँ से चले जाते हैं, बस से उतर जाते हैं। इन लोग को ये प्रेम क्यों सोचता है, स्नेक का सिंबल देखता है अपने बच्चे के ऊपर, उसको ये बात सच हुए नज़र आती है कि ये बात कहीं सच तो नहीं है। बेल बजता है, डोर खोलता है प्रेम, वही दोनों लोग होते हैं। प्रेम को धक्का देते हैं और बच्चे को गिराने की कोशिश करते हैं। प्रेम के पैर पर गिर जाता है, कहता है कि मत करो, बताओ तुम्हें मेरे से क्या काम है। अब वो दोनों लोग इसको अपना प्लान समझाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। वो दोनों लोग कहानी बताते हैं कि हमें तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम ब्रह्मपुर से आ रहे हो, हमारा नाम प्रेम है। लोग इनफैक्ट ये बताते हैं वो रेड लैंड वाली कहानी, द रेड लैंड वाली, अपने भी बचपन में ये सब कहानियाँ सुना रहता है। उन पर भरोसा वो फिर कर लेता है कि ये सब कहानी कार्तिक और शिव को पता रहता है। तो वो कहता है कि हमें करना क्या है ये बताओ। ये दोनों लोग अपना प्लान समझाते हैं। वो लोग पास से ट्रेवल करके आए रहते हैं, शिव और कार्तिक। ये आर्यन एंड भैरव जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम लाइन में आए हुए रहते हैं, ये कहते हैं कि हमने सारा बैटल्स देखा हुआ है, हम जनरेशन से ये सब लड़ाइयाँ देखते आए हैं, तुमने अपने बचपन में भी ये सब कहानी सुना होगा। ये सब बताने के बाद पहला इनका प्रस्ताव रहता है कि तुम एक पंडित लड़की से शादी करोगे, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको यहाँ पर तैयार करेंगे, क्योंकि ये जो बच्चा है इसको वहाँ पर भेजना जरूरी है। वहाँ पर या तो तुम्हारी माँ मार देगी, नहीं तो ये जब युद्ध होने वाला है इसको हम मार देंगे, क्योंकि अगर अभी हमने इसको मार दिया तो कोई ना कोई फिर से जन्म ले रहेगा, हमारे लिए ही दिक्कत होगा। तुम अपना एक यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करो और हम तुम्हारा उसमें साथ देंगे एज अ एम्प्लॉय बनकर। और वैसा ही प्रेम करता है, एक पंडित औरत से शादी करता है, जो बच्चा होता है वो पैदा करता है, जिसके पर ईगल का टैटू होता है। 8 साल बाद 1990 में 8 साल बाद इसका बच्चा रहता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो गया रहता है। 8 साल के दौरान जो राघव होता है उसके अपने बाप से अच्छा रिलेशन होता नहीं है, वो काफी ज्यादा मारे रहते हैं, नाजुक हो गया रहता है। अब इन लोगों का प्लान होता है, राघव को उठाते हैं और एक रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर उनको कैद कर देते हैं। अब यहाँ से इन लोग ऑपरेट करेंगे अपना जो भी सारा सिस्टम होगा। वो प्लान ये था कि अब जो प्रेम लाइफ जिएगा, वो जो मेमोरीज क्रिएट करेगा, वो सारा मेमोरीज राघव के दिमाग में आएगा। क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारा चीज़ इन लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उसके दिमाग के साथ ही इन लोग खेलते हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू। लगभग 28 साल तक इन लोग राघव के साथ यही करते हैं और फिर ये कहानी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है 2018 में। वो सब कहानी जहाँ बस आती है ब्रह्मपुर में, वो तीनों लोग उतरते हैं, जिसमें से जो शिव और कार्तिक होते हैं वो रियल नहीं होते हैं, वो बस इमेजिनरी होते हैं, जो सिर्फ राघव के दिमाग में चल रहे होते हैं, वो एक्चुअल में आए नहीं होते हैं। ओके, सो देयर इज अ बोनस सीन। अब हम चलेंगे पास्ट फ्लैशबैक में 1600 में, जहाँ भैरव और आर्यन बोट से निकलते हैं और एक काफ़ी सुनसान साम्राज्य में जाते हैं। और वहाँ पर जो आर्यन होता है वो अपना फ्यूचर का सब देखता है, और उसको फ्यूचर में जो दिखता है वो देखने के बाद उसके पूरे पसीने छूट जाते हैं। पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो आर्यन कहता है कि हाँ, सिर्फ हाँ कह के, और यहीं पर सब एंड हो जाता है। यानी जो भैरव ने इससे पहले जो सवाल पूछे थे ब्रह्मपुर से निकलते समय, जो आर्यन से पूछे रहे होते हैं क्या होता है सवाल, वो पिछले एपिसोड में था, उसका ये जवाब देता है हाँ।